So hello everyone, we are going to discuss these GE main PYQ in today's class. And so let me take the very first question. This is the first question. Root T1 and root D2 are the impact parameter corresponding to scattering angle 60. So root D1 is nothing but equal to impact parameter. Root D2 is also the impact parameter to D2. और ये करस्पॉन्डिंग कुछ एंगल्स से दे रखे हैं, यानी कि रूट D1 जो है वो हमें पता है जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है वो कॉट थीटा बाई 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हम जब रेशियो लेंगे D1 और D2 का तो रूट D1 अपॉन रूट D2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कॉट 30 डिवाइडेड बाई कॉट 45। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कॉट 30 आपका आएगा √3 और जब इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे d1 बाई d2 आपका आ जाएगा 3। d1 बाई d2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से d1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ d2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। d1 इज इक्वल टू d2। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? लेट मी नो, जल्दी से बताते चलेंगे और हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, अगर किसी को डाउट होगा तो वो हैंड रेज कर लेगा, फिर उससे डिस्कस कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, इसको पढ़िए जल्दी से। जेई मेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल हैं टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस देम। ठीक है, टोटल 25 प्रॉब्लम्स हैं आपके एटम के अभी तक जितने भी जेई मेंस में आए हैं, तो उनको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। अगर कुछ नया है उसमें देखने के लिए तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप मैनेज कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए सभी लोग। क्या कह रहा है वो स्क्रीन पे विजुअल होगा आप लोगों के लिए। यस, तो इसको रीड करिए जल्दी से। क्या कह रहा है? An electron in the ground state of hydrogen atom has, अच्छा इसमें यस पढ़िए जल्दी। An electron in the ground state of the hydrogen atom, ground state in hydrogen atom का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल टू 1 में है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट, अब ये समझो आप, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल टू 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब होता है n इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट अगर फर्स्ट है तो इसका मतलब ग्राउंड स्टेट से जस्ट अगली। ठीक है, वो आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज द ऑर्बिट रेडियस 5.3 इंटू 10⁻⁻11। यानी कि जब n इक्वल टू 1 में है तब उसकी जो रेडियस है द ऑर्बिट रेडियस ऑफ 5.3 इंटू 10⁻⁻11, यानी कि रेडियस व्हेन n इक्वल टू 1 इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब वो कह रहा है while that the electron in the third excited state is when n equal to 3। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? n इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट अगर हम कहेंगे तो n इक्वल टू 4। वो दे रखा है 8.48 into 10⁻⁻10। The ratio of the de Broglie wavelength is of the electron in the ground state and that of the excited state। मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये जो रेडियस है ये दे रखी है n के करस्पॉन्डिंग, तो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा गया है n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 4। जो पूछा गया है उसको ध्यान से देखिए और जो डेटा दिया गया है उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, हम जनरली क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो पूछा गया है और जो दिया गया है उसमें कोरिलेशन सेटअप करने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन एम वी। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन एम वी। अब ये स्पीड है, जबकि हमें लैम्डा निकालना है किसके टर्म्स में, दिया क्या है आर और एन। तो हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है आर और एन के टर्म में। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए व्हाट वी कैन डू हियर। अगर मैं आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो नीचे बन गया एम वी आर, जिसको हम बोर के सेकेंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ एच से एच कैंसिल हो गया और ये बन गया 2 पाई r/n। सो यहाँ से हमें समझ आया कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/n। तो अब ये देखो फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हो, या आप उसी समय अगर डिराइव कर पाओ तो डिराइव भी कर लेना, फिर याद करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए। इट विल बिकम λ1 इक्वल टू λ4 इज इक्वल टू r1/n1 डिवाइडेड बाई n2/r2। तो अब आपको पता है R1 और R2 की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज पॉइंट, ये R4 आ जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट में है ना। तो अब यहाँ पे R1 की वैल्यू दी है 0.53 डिवाइडेड बाई 8.48 मल्टीप्लाइड बाई N4 की जगह आपका आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। जल्दी बताएंगे, इट इज क्लियर, लेट मी नो, जल्दी बताइएगा। हाँ, नमन हाथ उठा रहे, बताइए नमन क्या डाउट है। सर एच अपॉन एम वी से नहीं कर सकते? एच अपॉन एम वी से कर लो, उसी से हमने भी किया है, एच अपॉन एम वी से। नहीं, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड किए बिना उससे भी हो रहा है। क्या कहते हो। आर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किए बिना भी हो रहा है। अब तो फिर वो वी लिखना पड़ेगा ना आपको, वी। सर वी लिख देंगे। हाँ, वी, वी लिख लेंगे। V1/V2 इज इक्वल टू Z/N, यानी कि N2/N1। एन वन 4/1। है ना, यस सर। क्या आप कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, वहां से जब आप इसको निकालोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो ये आपका बन जाएगा V2/V1। और वहां से आंसर कितना आ रहा है बेटा, एच अपॉन एम वी से जब अपन कर रहे हैं, वेट, अगर हम इसको एच अपॉन एम वी से करना चाहें, जैसे कि नमन बता रहे हैं, तो λ1/λ4। तो जब आप ये लिखोगे तो एच अपॉन एम V1 इज इक्वल टू mv4 डिवाइडेड बाई एच। तो ये कैंसिल कर दिया आपने और ये बना V4/V1। अब सिंस V इज इक्वल टू कितना होता है Z/N C/137। जेड वेट तो कट जाएगा क्योंकि एक ही एटम के लिए बात हो रही है, तो ये डायरेक्टली आपका N1/N4 फर्स्ट 1/4 आएगा। तो यहाँ तो जो रेशियो आपका बनेगा बेटा वो डायरेक्टली 1/4 आ रहा है, मैच कर रहा है आंसर, बताइए। हाँ बताओ। सर लैम्डा 4/λ1 निकालना है। लैम्डा 4/λ1 की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है, लेट मी चेक।
उससे भी यही आ रहा है। The ratio of the de Broglie wavelength is of the electron in the ground state, that is of the excited state is, हाँ 4 का मतलब ऑप्शन सी बन रहा है ना, ऑप्शन सी बन रहा है आपका। The ratio of the de Broglie wavelength is of electron in the ground state, ग्राउंड स्टेट लैम्डा 1 हो गया, और टू द एक्साइटेड स्टेट यानी कि लैम्डा 1 बाई लैम्डा 4 पूछ रहे हैं वो आपसे। तो इस लॉजिक से जाएंगे तो आंसर आपका कितना आ रहा है, एच अपॉन एम बी करके अगर हम जाएंगे तो इट इज V4 बाई V1 और दैट इज 1/4। लेट मी अलाउ टू स्पीक, शगुन वांट टू स्पीक, हाँ बताए शगुन। यस शगुन यू कैन स्पीक, बताइए। दोनों से 1/4 ही आ रहा है। दोनों से 1/4 ही आ रहा है, हाँ मतलब इसको जब फाइनल सॉल्व कर लो तो देख लो कितना है, मैंने तो यहाँ लिख के छोड़ दिया है। 1/4 ही है। इसको जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो ठीक है, आर को आप फर्दर लिख सकते हैं एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53, पर आर की तो वैल्यू गिवन ही है ना, तो फिर चेंज क्यों तो करें? इनका रेशियो भी आई थिंक सॉल्व करके 1/4 ही बन रहा होगा है ना। 1, यस सर। हाँ, ठीक है ठीक है, तो किसी से भी कर लो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है, चॉइसेस ऑफ योर्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़े स्क्रीन पे, क्या कह रहा है आपसे, विजुअल है सभी को स्क्रीन पे, ठीक है। जेई मेंस में आया है पीवाईक्यू 2025 में, एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक चीज थोड़ा सा आपको बताऊंगा, अन्नामन कुछ कहना चाह रहा है, बताओ मन क्या कहना चाह रहे हो, एंड्रेज है आपको। सर फिर पिछले का आंसर कौन सा होगा? नन ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट। T3 का, हाँ इसमें तो 1/4 आ ही नहीं रहा है, तो ये गड़बड़ है, इसको उल्टा पूछ दिया इसने, आई थिंक इसको लैम्डा 4 बाई लैम्डा 1 पूछना चाहिए था। यस दिस शुड बी क्वेश्चन नंबर 4। ओके सी ऑप्शन जो है एक्चुअल में 1/4 होना चाहिए, ठीक है, या इसको उल्टा पूछना चाहिए था, लैम्डा 4 बाई लैम्डा 1 पूछना चाहिए था, तो सी ऑप्शन मैच कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी ये जो चैप्टर है ना आपका एटम, अब लोगों ने डाल तो दिया है इसको सिलेबस में पहले, लेकिन एटम से जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं जनरली वो कई चैप्टर के साथ मिक्स होते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिक्स होता है एटम का चैप्टर का क्वेश्चन, ऐसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कॉन्सेप्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ मटेरियल में, उससे भी जो है ये लिंक होता है, ठीक है। न्यूक्लियाई से तो होता ही होता है, न्यूक्लियाई और इसके मिक्स क्वेश्चन आता है। तो अभी बेसिकली इन 3 चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है एटम के कंसेप्ट को मिक्स करके, एक्सरे और टॉपिक है, ठीक है, तो इन चैप्टर्स के मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं एटम के कंसेप्ट को यूज करते हुए, ठीक है। फिलहाल आपने ये सभी चैप्टर पढ़े नहीं है, ठीक, तो 2 ऑप्शन है, या तो आप स्किप कर दो या जितनी रिक्वायर्ड जरूरत है उतना मैं आपको बता दूं ताकि आप क्वेश्चन समझ लें। जैसे यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि एटम एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मूव्स इन अ सर्कल। देखो उसने ये चीज बता दी आपको कि अगर कहीं पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, ठीक है, लाइक दिस, तो उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो एक सर्कल में चलेगा, ठीक है। क्यों चलेगा सर, ये सब हम पढ़ेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, तब उसमें हम सिखाएंगे कि क्यों चलता है। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखें कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन
एक मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो वो एक सर्कल में चलता है जिसकी जो रेडियस होती है वो आपकी होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू उसकी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये नॉलेज मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर की यूज हो रही है। ठीक है। नाउ इज सेइंग इफ द बोर्स क्वांटाइजेशन इज एप्लीकेबल, और ये भी है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उस पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पर दैट इज E इंटू वी इंटू बी। ये दो रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक। मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट से हमें ये पता चलता है कि रेडियस ऑफ सर्कल ये होती है और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो ये होता है Fm, चार्ज इंटू स्पीड इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कह रहा है इफ द बोर्स क्वांटाइजेशन इज एप्लीकेबल देन द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है n इक्वल टू 2। ये भी आप लैंग्वेज से समझेंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल टू 2। तो देखिए बोर के प्रिंसिपल को यूज करते हुए आपको एक मॉडल बनाना है जिसमें इलेक्ट्रॉन कुछ पॉसिबल ऑर्बिट्स में मूव कर रहा हो, जिसमें उसकी जो वेट देखिए ध्यान से, एक बोर मॉडल की तरह हमें एक सेटअप डिजाइन करना है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है। और उसकी मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो फोर्स है उस पर दैट इज E इंटू वी इंटू बी है। तो वो आपसे कह रहा है कि देन द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अब आप देखिए ध्यान से, आप क्या लिख सकते हैं एम वी आर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है। तो यहां से आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम वी। ठीक। तो ये बोर का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल यूज कर लिया हमने, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो एटम का रोल कितना है, बस इतना है ये एटम का रोल, कि अगर बोर का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल यूज कर रहा है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए एम वी आर शुड बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होगा। तो यहां से आर आ गया एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। अब जो ये रेडियस का फॉर्मूला भी आया वो कैसे आता है यहाँ से, क्योंकि आपको मैग्नेटिक फोर्स पता है। ये तो हालांकि आपने 10th क्लास में पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज घूमता है तो उस पर ये फोर्स लगता है। इसको आप इक्वेट कर दो एम वी स्क्वायर बाई आर से। ठीक है। सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू ई वी बी। तो यहाँ से आर आपका आ जाएगा ई एम वी अपॉन क्यू बी। तो ये बनेगा एम वी अपॉन ई बी। ठीक है। तो यहां से v की वैल्यू आपकी आ जाएगी, v की वैल्यू आपकी आ जाएगी v इज इक्वल टू आर ई बी अपॉन एम। और ये v की वैल्यू उठा के इसमें रख दो। जब आप ये v की वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम। v की जगह आर ई बी बाई एम रखा आपने तो ये बना ई बी बाई एम। तो m से m कट गया और r कितना आ गया रूट अंडर एन एच अपॉन 2 पाई ई बी। सो दिस इज द फाइनल आंसर इन दिस केस। ठीक है। सो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन की हमने कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है उस टाइम पर अगर हम बोर का प्रिंसिपल उसमें अप्लाई कर दें क्वांटाइजेशन का, तो जो आपकी रेडियस बनेगी, जो अलाउड रेडियस होगी वो क्या क्या होंगी। तो यहां से n इक्वल टू, अब उसने कहा था कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए तो n की वैल्यू क्या रखेंगे 2।
तो जब 2 रखेंगे तो यहाँ इस n से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर बनेगा रूट अंडर h अपॉन पाई ई बी। तो आई होप आपको क्लियर होगा, सी ऑप्शन इज द आंसर। क्या क्लियर हुआ? लेट मी नो। ठीक है, आप देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए जल्दी से सभी लोग क्या कह रहे हैं। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, एक 12.5 इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड द गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। मतलब यहाँ पर एक गैसियस ट्यूब लगी हुई है और इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस गैसियस ट्यूब में जो गैस भरी हुई है उस पर एक इलेक्ट्रॉन को आगे कोलिजन करा रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसकी एनर्जी आपको दे रखी है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो इलेक्ट्रॉन टकराने आ रहा है उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो एक चीज और ध्यान से देखो, अब ये जो एटम वाला चैप्टर है इसमें एनर्जी की एक नई यूनिट डिफाइन की गई है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है ये एनर्जी? जब ई चार्ज को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया जाता है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलॉम इनटू वोल्ट। कूलॉम इनटू वोल्ट को हम कहते हैं जूल। यानी कि कभी भी अगर आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है तो उसको जूल में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 1.6 into 10⁻⁻19। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, क्या ये क्लियर है? बताइए। हाँ, दूसरा एक और चीज बहुत ध्यान से रखेंगे जो आपको इस पूरे चैप्टर में काम आने वाली है कैलकुलेशंस में। प्लैंक ने जब बताया था कि कोई फोटोन, कोई रेडिएशन अगर बाहर निकल रही है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो एच सी बाई लैम्डा के इक्वल होती है, एच सी बाई लैम्डा। तो इसमें लैम्डा को अगर हम नैनोमीटर में ले लें और एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये जो h इंटू सी है, प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट, इसको डायरेक्टली आप 1240 के इक्वल लिख सकते हो, तो आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में काफी काम आती है ये चीज कि अगर लैम्डा को आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले में लिखो और एच सी की वैल्यू 1240 रख दो, तो जो एनर्जी, जो भी चीज निकलेगी इनके रेशियो से, वो जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। किसमें आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नहीं तो क्या होता था, फिर एच अलग रखो, सी अलग रखो, लैम्डा अलग रखो, फिर जो एनर्जी है फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। अच्छा, मान लो कभी तुम्हें 50 जूल दे रखा है और तुमसे कहे कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे होगी? इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 into 10⁻⁻19 से। डिवाइड करने के बाद जो फिगर आएगा दैट इज कॉल्ड रीडिंग इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है और फिर कहे कि जूल में कन्वर्ट करो, तो 1.6 into 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन पता होना चाहिए, प्लस ये जो एक रिजल्ट है ये आपको पता होना चाहिए। इससे आपकी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगे। क्या ये दोनों चीजें क्लियर हो गई आपको? जल्दी बताएं। हाँ, लक्ष्य कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताएं लक्ष्य क्या कह रहे हैं? सर MEV क्या होता है? क्या? MEV। MeV का मतलब होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे GeV का मतलब होता है गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। यस सर। हाँ, देखो बेसिकली हम किसी भी चैप्टर को जब पढ़ते हैं
तो या कोई भी टॉपिक जब साइंस में पढ़ते हैं तो उसकी स्टेजेस होती हैं उसको पढ़ने की, जिसमें से जो पहली स्टेज आप है एटम में वो क्रॉस कर चुके हैं, और वो पहली स्टेज क्या थी? ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरी स्टेज आती है डेटा इंटरप्रिटेशन, कि कैसे ऑब्जर्वेशन किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए, फिर डेटा को इंटरप्रेट किया। डेटा इंटरप्रेट करने के बाद कैसे मैथमेटिकल फॉर्मूले मैथमेटिकल फॉर्मूले डिराइव किए गए। ठीक है। और फिर अगले जो स्टेज है इसमें, ये तीन स्टेज आप पढ़ चुके हो एटम की। ठीक है। जब आपको थ्योरी पढ़ाते हैं तो बेसिकली इस ऑर्डर में पढ़ाते हैं कि आपको पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस दिखाए जाए, एक्सपेरिमेंट्स कराए जाए, उनके बेसिस पे कुछ आपको डेटा मिले, जैसे अल्फा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, उससे आपको कुछ डेटा मिला एन ऑफ थीटा एंड थीटा। फिर उससे आपने इंटरप्रेट किया कि भाई ये एन ऑफ थीटा इज रिलेटेड टू दिस, तो फॉर्मूले फाइनली डिराइव कर लिया आपने चैप्टर के। अब जो अगली स्टेज चल रही है वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। ठीक है। ये जो भी मैथमेटिकल रिजल्ट आपने बनाए उनका एप्लीकेशन करना। ठीक है। तो आप बेसिकली अब जो स्टेज पे हो, जब आप न्यूमेरिकल ट्राई करते हो, वहां पर आपकी जो एप्लीकेशन की स्किल है वो इम्प्रूव हो रही होती है कि कैसे इस नॉलेज को अप्लाई करना है। और एप्लीकेशन किया जाता है दो तरीके से। एक तो क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली का मतलब होता है थ्योरेटिकल एप्लीकेशन। कोई फिनोमेना हो रहा है जिसे हम कहते हैं इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। और दूसरा जो है वो है आपका क्वांटिटेटिवली, मतलब आपको मैथमेटिकल वे में चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो कुछ न्यूमेरिकल होंगे जिनमें मैथ यूज हो रही होगी, कुछ न्यूमेरिकल होंगे जो सिंपल थ्योरेटिकल रीजनिंग से सॉल्व होंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग की स्टेज है वो बेसिकली आपके इन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई थी कि भाई बच्चे इन चीजों में स्ट्रांग हो जाए। ठीक। लेकिन अब जनरली होता क्या है, शुरुआत ही यहीं से करता है, फॉर्मूले जल्दी जल्दी बता देते हैं कि ये फॉर्मूले चैप्टर के, ताकि आप जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीख जाए। बताओ बताओ नमन, क्या कह रहे हो? सर न्यूक्लियर फिजिक्स भी आ रही है इस बार। क्या कह रहे हो? न्यूक्लियर फिजिक्स भी आ रही पेपर में। हाँ, न्यूक्लियर फिजिक्स आ रही है बेटा, आ रही है। ठीक है। पर हम हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ेंगे उसको कि भाई आ रही है तो जल्दी जल्दी पढ़ा दे। ठीक है। आपको थ्योरी का वीडियो लेक्चर आई विल सेंड। अगर आपको ये है कि टेस्ट के लिए पढ़ना है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उसको सुन के भाई अगर आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। हालांकि एटम और न्यूक्लियस, इन दोनों का वेटेज बहुत कम रहेगा, क्योंकि पूरा फुल सिलेबस टेस्ट है ना ये। क्या क्या आ रहा है इसके अंदर? 11 के भी चैप्टर आ रहे होंगे शायद, वेव मैकेनिकल। हाँ लक्ष्य। मैकेनिकल वेव और सम वो इलास्टिसिटी और एटम और न्यूक्लियर ये आ रहा है। हाँ तो ये काफी, मतलब जैसे वेव हो गया आपका, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हो गया, एटम हो गया। ठीक है। क्वेश्चन हर एक से पांच पांच क्वेश्चन तो आएंगे ही। हाँ, पांच पांच क्वेश्चन तो आएंगे एटम और न्यूक्लियाई से, है ना? तो एटम और न्यूक्लियाई से पांच क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो वो जो पांच क्वेश्चन आएंगे वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है। ओके ज्यादा सर। बड़ा चैप्टर है नहीं। ठीक। आपको थ्योरी के रिकॉर्डेड लेक्चर मैं भेज दूंगा, यहाँ प्रॉब्लम्स डिस्कशन कर रहा हूँ लाइव में अभी, तो आप उनको एक बार रेफर कर लें और फिर उसमें से आपके आ जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है। ओके। चलिए, बाकी थोड़े कम नंबर भी आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, मतलब आपके पांच क्वेश्चन न्यूक्लियाई से अगर आ गए तो 20 नंबर हो गए। तो 80 में से आप 50 नंबर ले आना, कोई बात नहीं। 50 नंबर, 60 नंबर भी अगर आप स्कोर कर रहे हैं, 80 नंबर का पेपर तो आप ऑलरेडी जानते हैं
तो आप कोशिश करना कि एटलीस्ट 60 नंबर आ जाए, ठीक है। तब भी मैं खुश हूं आपसे कि अगर आप 60-70 नंबर ले आए टेस्ट में, दैट इज वेल एंड गुड, ठीक। बाकी केवल इसलिए कि वो न्यूक्लियाई आ रहा है इसीलिए हम बहुत उसको जल्दबाजी में खत्म कर दें, तो वैसा विल नॉट डू। देखिए, पढ़ेंगे हम उसको तसल्ली से, न्यूक्लियाई वाले चैप्टर को आराम से ही पढ़ेंगे, ताकि उसकी जो ग्रास्पिंग है वो अच्छे से हो पाए, ठीक। क्योंकि आगे काम आएगा, क्योंकि इन्होंने तो ऑनलाइन के बाद फिर उसको रखा ही नहीं है, सीधा अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बेशक हमें छुट्टियों के बाद भी पढ़ना पड़े उसको, 13 तारीख के बाद, तो हम डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए अब ध्यान से। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, हम ये हाँ, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है वो आपसे। इस क्वेश्चन में एक 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is used to bombard gases hydrogen at room temperature. The number of spectral line emitted. तो देखो ये n इक्वल टू 1 है और ये अलग अलग एनर्जी स्टेट्स हैं, n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3 और ये n इक्वल टू 4। और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी ग्राउंड स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। अब वो कह रहे हैं कि जब 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन इस पे हमने इंसिडेंट कराया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट करेगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विल इमिट। तो देखो स्पेक्ट्रल लाइन कब निकलती हैं एटम में से, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है। तो इसका मतलब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, ये जब एटम के इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, एट व्हाट लेवल इट विल रीच। तो यहाँ पे ये किस लेवल पे जाएगा ये कैसे पता करेंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी है, क्या वो इतनी है कि इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा दे। तो जंपिंग के लिए अगर आप देखें, -13.6, -3.4, -1.5, -0.85, अगर मैं कहूं n इक्वल टू 1 से 2 पर जंप करानी है तो मिनिमम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इन दोनों के एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अगर मुझे 1 से 2 का ट्रांजिशन कराना है तो मुझे एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को। तो इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपको पता चलेगा इट इज 12 पॉइंट, इट इज, ये जब घटाएंगे तो 10.2, नॉट 12 पॉइंट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो देखो इसकी एनर्जी है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 से 2 पे तो जा ही सकता है, लेकिन फिर हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या 3 पे भी जा सकता है क्या। तो 1 से 3 भेजने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए फिर हम चेक करेंगे। तो 1 से 3 भेजने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे 13.6 एंड 1.5 का, तो आपको एग्जैक्टली यहां से कितना मिलेगा। दिस इज 13.6 एंड दिस इज 1.5, 9 एंड 5 समथिंग, ठीक है। ये कितना बनता है आपका, 3 में जो एनर्जी बनती है वो दैट इज -13.6 डिवाइडेड बाई 9, और ये बनता है 40 और 1.51 कुछ करीब बनता है ये,
और जब आप इसको इससे घटाएंगे तो 13.60 को जब घटाएंगे आप 1.51 से, वो लगभग लगभग आपको कितना आ जाएगा, 12.09 समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, 12.09 और ये है 12.5, तो ये 3 तक तो जा सकता है आराम से, लेकिन अब 4 पे नहीं जाएगा। अगर आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें 13.60 को 0.85 से, तो ये कितना बनेगा, 5, और ये बनेगा आपका 12.75। लेकिन एनर्जी कितनी है, 12.5, तो मैक्सिमम कितना जाएगा ये, n=3 तक। तो अब जब इलेक्ट्रॉन n=3 तक ही गया, तो वापस जब लौट के आएगा तो वो कितनी डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन कर सकता है। तो इसके लिए कल मैंने फॉर्मूला बताया था, n × n−1/2। तो अगर n=3 पर है और वो 1 पर कितने पॉसिबल ट्रांजिशन कर सकता है, हर ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एक स्पेक्ट्रल लाइन निकलती है, एक फोटोन निकलता है। ठीक है, उस हर एक फोटोन को हम एक स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं, एक कलर दिखाई देगा आपको हर एक ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग। तो वो जो फॉर्मूला है आपका n × n−1/2, इसमें आप रख देंगे तो ये बनेगा डिवाइडेड बाई 2, उसे 2 कैंसिल एंड इट विल कम आउट 3। तो इस तरीके से आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से हम ये बता सकते हैं कि इसमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिल सकती हैं। इज दैट क्लियर, बताइए। हाँ, बताइए कुलांश, क्या कह रहे हैं। सर एक बार रिपीट कर दो। देखो कुलांश, अनम्यूट रखे अपने आप को ताकि चीजें समझ आए। आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसकी एनर्जी कितनी है, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो आगे एटम पे कोलाइड कर रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन एटम पे कोलाइड कर रहा है तो एटम के अंदर ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी एनर्जी को यूज करेगा। जाने वाला इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी एटम के इलेक्ट्रॉन को देगा। और इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जब इस आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लेगा तो कितना ऊपर ट्रांजिशन कर सकता है वो। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इतनी एनर्जी लेके मैक्सिमम कितना ऊपर जाया जा सकता है। 1 से 2 तक जाने में कितनी एनर्जी लगेगी, वो कैसे पता करेंगे, दोनों की एनर्जी गैप का डिफरेंस। वो जब हमने निकाला तो हमें पता है कि इन दोनों की एनर्जी गैप का डिफरेंस है 10.2। यानी कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो ये n=2 में पहुंच जाएगा। लेकिन उसको और ज्यादा मिल रहा है तो फिर ये यहाँ क्यों रुकेगा, और ऊपर जाना चाहेगा। तो फिर जब हमने इसका और इसका डिफरेंस निकाला तो हमें पता चला कि ये 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब n=3 पर भी पहुंच जाएगा आराम से। यस सर। लेकिन जब हमने n=1 और 4 का डिफरेंस निकाला तो वो 12.75 आया, यानी कि यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, 3 तक ही पहुंच पाएगा। तो जो मैक्सिमम ऑर्बिट जिसपे वो ट्रांजिशन करेगा वो आपकी n=3 है। और अब वो यहाँ के बाद वापस लौट के आएगा। वापस लौटते समय वो सीधा वापस लौट के नहीं आता है, अलग अलग पॉसिबल ट्रांजिशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर कितने डिफरेंट ट्रांजिशन हो सकते हैं, 3 से जब 1 पर आएगा उसका फॉर्मूला होता है n × n−1/2। तो n अगर 3 से लौट के आ रहा है तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन कितने आएंगे आपके, 3। और हर ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ निकलेगी जिसे हम स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज करेंगे, और उसका आंसर कितना बनेगा आपका, 3। इज दैट क्लियर, बताइए। ठीक है,
क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा आपको पता है ये न्यूमेरिकल ऐसे नहीं बना दिया 2023 में जैसे न्यूमेरिकल दिया है, ये जो लिखा हुआ है इसमें ये एक्चुअल में किसी इंसान ने किया था ऐसा। किसने किया था बताएगा आप में से कोई? पहली बार ये चीज किसने की? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा के हाइड्रोजन सैंपल की तरफ फेंकना और फिर उसमें कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस निकल रही हैं उसको एनालाइज करना। ये किसने किया होगा पहली बार बताओ? प्रॉपरली एनालाइज करना, हाँ शगुन बताना चाहिए, बताओ शगुन। सर बामर। बामर ने केवल एनालाइज किया, ये स्पेक्ट्रम जो निकल रही है बाहर उसको एनालाइज किया, उसने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को वेल कैलकुलेट करके बम्बार्ड नहीं किया हाइड्रोजन सैंपल पे। आप समझ रहे डिफरेंस? उसने तो स्विच ऑन कर दिया और उसको इससे मतलब नहीं था कि कितनी एनर्जी का जो आपका ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कितनी एनर्जी का आ रहा है। उसको तो ये था बस कि अगर हाइड्रोजन के सैंपल के अक्रॉस कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो लाइट निकलती है और उस लाइट को केवल ऑब्जर्व किया था बाबर ने। उसने इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में कोरिलेशन डेवलप नहीं किया उसने। उसको इससे मतलब नहीं था कि एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन की। लेकिन एक साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्होंने स्पेशली आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बदल बदल के देखा और फिर ये देखा कि स्पेक्ट्रम में क्या चेंज आ रहा है। जो ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा एटम से उसकी एनर्जी को बदल बदल के देखा और फिर स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया। तो बड़ा नील ही, बोर। हाँ क्या नाम है बेटा उनका? नील बोर ने भी उसके जो स्पेक्ट्रल लाइंस थे उनको बाद में कैलकुलेट किया तो था। हाँ देखिए अब आप पहुंच रहे हैं धीमे धीमे। नील बोर्स ने अपना जो फर्स्ट पोस्टुलेट दिया था उसमें ये कहा था कि एटम जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल रखता है, लेकिन उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ या रीजनिंग नहीं दी उन्होंने कि क्यों आप ऐसा कह रहे हो कि क्यों एटम एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स रखता है, बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं हो सकते क्या? तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए हर्ट्ज करके एक साइंटिस्ट हुए हैं। एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे तो आज घर जाके एनसीईआरटी उठाना, बोर मॉडल के बाद में एक बॉक्स दे रखा है उसमें लिखा हुआ है, एक साइंटिस्ट हुए हर्ट्ज, उनका एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखो अगर मैं आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कम कर दूं, जैसे उन्होंने देखो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम किया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को इस पे टकराया हाइड्रोजन सैंपल पे तो उन्होंने देखा कोई लाइट नहीं बन रही, ठीक है। और अब तुम समझ भी सकते हो कि क्यों नहीं बन रही होगी कोई भी लाइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी इस एनर्जी लेवल को छोड़ के हायर एनर्जी लेवल में नहीं जा पाया होगा, क्योंकि जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए 10.2। अगर ऑर्बिट्स कंटिन्यूअस होती, अगर ऑर्बिट्स कैसी होती कंटिन्यूअस, तो कितनी भी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन अगर हम एटम के ऊपर पड़ते तो ट्रांजिशन हो जाता, एक्साइट हो जाता है इलेक्ट्रॉन और वापस लौट के आता तो एनर्जी निकालता ही निकालता कुछ ना कुछ। लेकिन हर्ट्ज ने ये बताया कि सिंस सर हम जब तक मिनिमम एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं दे देते तब तक ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं करता। इसका मतलब जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कुछ सर्टेन एनर्जी लेवल ही अलाउड है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? उसकी एक्सपेरिमेंट की रीजनिंग समझ पा रहे हैं? हाँ शगुन बोलो।
सर अगली क्लास का टाइम हो गया। अगली क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है चलिए। सो इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग पढ़ लें एक बार एनसीईआरटी से, और इनफैक्ट उसको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज दे दिया गया था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। तो आप उनके बारे में जरूर पढ़ें। अगली जो आपके लेक्चर है और जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो ग्रुप में जो आए उनको आप देख लें, जिसमें आपका फर्दर पीवाईक्यूज एटम का डिस्कशन हो रखा होगा। साथ ही साथ न्यूक्लियाई के लिए भी आई विल सेंड यू सम रिकॉर्डेड लेक्चर। तो जो एमटीएस के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं वो उनकी हेल्प लेके एमटीएस की तैयारी करें, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय।